बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, मैं हूं ताहिर महमूद राव। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। तो लेक्चर नंबर 2 में स्टूडेंट्स एटम के बारे में है। लेक्चर नंबर 1 में हमने एटम के बारे में पढ़ा था, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एटम, after that definitions and subatomic particles and what is the role of Berzelius. तो after that lecture number 2 में हम पढ़ेंगे what is the evidence of atom. एविडेंस ऑफ एटम, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट, एविडेंस क्या होता है? एविडेंस मीन गवाही, शहादत, प्रूफ कि वाकई ही एटम एग्जिस्ट करता है, वाकई ही एटम पाया जाता है, या ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, किताबी बातें हैं और जस्ट ख़ाम ख्याली है सबकी कि एटम मौजूद है। तो स्टूडेंट, एविडेंस ऑफ एटम का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम्स। एटम्स को देखना जो है पॉसिबल नहीं है, बट लेकिन द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट्स डायरेक्ट एविडेंस इज़ बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन वो क्या है, जो नियरेस्ट पॉसिबिलिटी है एटम्स को देखने की, वो है बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट, आसान लफ्ज़ों में ये कहा जा रहा है कि एटम्स को हम नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम एटम्स को देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम एटम्स को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम इंसानी आँख से, नेकेड आई से एटम्स को नहीं देख सकते। इवन हत्ता के जो हमारे पास ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होती है, ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जो हम 10th क्लास में बायोलॉजिकल के प्रैक्टिकल्स में इस्तेमाल करते हैं, तो उस ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से हम एटम्स को नहीं देख सकते। तो एटम्स को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट, पहले हम यही बात डिस्कस करते हैं, ऐसा क्यों है, क्यों हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही इस्तेमाल करनी पड़ती है एटम्स को देखने के लिए। हम नेकेड आई से क्यों नहीं देख सकते, या आम जो माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी मदद से क्यों नहीं देख सकते। तो इसके लिए हम देखते हैं, एक बात समझने की कोशिश करें। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑब्जेक्ट है एक, इस ऑब्जेक्ट का साइज़ है 5 नैनोमीटर। तो 5 नैनोमीटर का ये ऑब्जेक्ट है आपके पास। तो आप इसको देखने के लिए जो वेवलेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज से अगर ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज़ वेवलेंथ ऑफ, इसकी वेवलेंथ है जी 10 नैनोमीटर, और हमारा ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है 5 नैनोमीटर। तो 5 नैनोमीटर के ऑब्जेक्ट को हम 10, अगर वेवलेंथ की 10 नैनोमीटर होगा वेवलेंथ, जो हमारी लाइट है, फर्ज करें लाइट है या जो भी हम सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं देखने के लिए, तो अगर उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी हमारे ऑब्जेक्ट के साइज़ से, देखें ऑब्जेक्ट 5 नैनोमीटर का, और ये जो लाइट की वेवलेंथ आ रही है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इट इज़ 10 नैनोमीटर। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट हो या कोई भी हो, ठीक है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी चीज़ है, तो उसकी जो वेवलेंथ है ना, अगर वो ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट के साइज़ से, तो आप उसकी मदद से उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसके लिए आपको जो वेवलेंथ है वो हमेशा उसके बराबर होनी चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट, या फिर उससे स्मॉल होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो फर्ज करें आपने 5 नैनोमीटर का आपने देखना है, ऑब्जेक्ट है आपके पास, हमारे पास 5 नैनोमीटर उसका साइज़ है। तो उसके लिए हर सूरत में हमें जो वेवलेंथ इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो हमें उससे कम की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वेवलेंथ इस्तेमाल करनी पड़ेगी 5 नैनोमीटर या लेस दैन 5 नैनोमीटर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस्तेमाल करते हैं 3 नैनोमीटर, तो ये हमारे पास वेवलेंथ है 3 नैनोमीटर की, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसकी वजह से फिर हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिसका साइज़ है 5 नैनोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ से ये आपका, यहाँ अगर इंसानी आँख है तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली। फिर आपको इसको देखेंगे जब ये उसके साथ कोलाइड करेगी,
वेवलेंथ जो है ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करेगी, टकराएगी, तो हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट कि वेवलेंथ है जो लाइट की वो हमेशा शॉर्टर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए ऑब्जेक्ट के जिसको आप देखना चाहते हैं, तभी आप उसको देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, अदरवाइज नहीं देख सकते। तो यही वजह है स्टूडेंट कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से एटम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आम जो हमारी ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी मदद से नहीं दे सकते। वजह यही है कि उसकी जो वेवलेंथ है जो इस्तेमाल करते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। और जो हमारी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल करते हैं हम, जो हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ है मच शॉर्टर देन ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो यही हम देखते हैं अब कितना साइज़ का ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट limitations of ordinary optical microscope, limitations of ordinary optical microscope। तो क्या लिमिटेशन स्टूडेंट्स की ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मदद से we can see the objects of size of up to or more than 500 nanometer। 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 9 मीटर। तो 1 नैनोमीटर जो है 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। कह रहे वी कैन सी, हम देख सकते हैं द ऑब्जेक्ट्स ऑफ साइज ऑफ अप टू और मोर देन 500 नैनोमीटर। यानी ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मदद से हम सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं जिनका साइज़ जो है 500 नैनोमीटर हो या 500 नैनोमीटर से ज़्यादा हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ 500 नैनोमीटर से कम होगा तो हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप या ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते। तो दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट इसमें हमें बता रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द साइज ऑफ एन एटम, द ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स ऑफ द साइज ऑफ एन एटम the objects of the size of an atom can be seen by using electron microscope। Because in electron microscope we use beam of electrons instead of visible light।
स्टूडेंट जो हमारी ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसके अंदर हम विजिबल लाइट को इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारी जो वाइट लाइट है, ठीक है। तो वाइट लाइट जो है उसकी वेवलेंथ हाई होती है, ज़्यादा होती है वेवलेंथ, जबकि जो हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या इस्तेमाल करते हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की बजाय हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट, इसकी जो वेवलेंथ है, ये जो हमारी विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उससे 1,00,000 टाइम्स 1,00,000 टाइम्स जो है कम होती है। इतनी कम उसकी वेवलेंथ है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो यही वजह है कि हम एटम जो बहुत ही स्मॉल है तो उस साइज़ के ऑब्जेक्ट्स को भी, हम एटम्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो क्या द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द साइज ऑफ एन एटम कैन बी सी या ऑब्जर्व बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम एटम्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिनका साइज एटम जितना हो। बिकॉज मेन वजह क्या है, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वी यूज़ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की जगह। तो ये आपका हो गया इसमें रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये आज के टॉपिक की हमारी बैकबोन है, यानी एविडेंस ऑफ एटम। तो इसमें दोबारा देखते हैं। सो इंट्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम्स। एटम्स को देखना पॉसिबल नहीं है, बट लेकिन द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट्स डायरेक्ट एविडेंस इज बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं एटम्स को। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन, एन एक्यूरेट एंड क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। तो सेकंड पॉइंट में इंट्रोडक्शन में वो क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट, वो ये कहना चाह रहा है कि हम इर्द गिर्द जो नेकेड आई से जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हम विजिबल लाइट है इसको देख रहे हैं विजिबल लाइट की मदद से। तो विजिबल लाइट मीन कि जो वाइट लाइट है हमारी, तो विजिबल लाइट की मदद से हम अपने इर्द की तमाम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। एक्यूरेटली उनका इमेज हमारे माइंड में बनेगा, ठीक है। तो अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं देख सकते जिन ऑब्जेक्ट्स की वेवलेंथ जो है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से क्या हो, कम हो, यानी जिनकी साइज़ जो है वो जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट की उससे कम होगा साइज़, तो उनको हम नहीं देख सकते। जैसे रूम है स्टूडेंट, इस रूम में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे जिनको हम नहीं देख सकते नेकेड आई से। वजह क्या है? वजह यही है कि उन ऑर्गेनिजम्स का, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साइज़ जो है बहुत ही छोटा है, ठीक है। जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको देखने के लिए, जो विजिबल लाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। उन ऑब्जेक्ट्स की, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, तो इस वजह से हम उनको नहीं देख सकते। हम इर्द गिर्द जो भी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी वजह यही है कि उनकी साइज़ जो है उन ऑब्जेक्ट्स का ज़्यादा है, ठीक है, और जो हमारी वेवलेंथ है वो उससे स्मॉल है, दैट्स वाई हम उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये सेकंड पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन का। आफ्टर दैट ये 2 पॉइंट करेंगे आप। थर्ड पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। आफ्टर दैट रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उसके बाद स्टूडेंट ये दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ ग्रेफाइट। तो स्टूडेंट उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट जो है जो पेंसिल का सिक्का होता है स्टूडेंट, ग्रेफाइट का होता है वो। तो ग्रेफाइट का जो है हमारे पास, ग्रेफाइट का हमने ऑब्जर्व किया ग्रेफाइट को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इस तरह की इमेज आएगी जब हम उसको देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो स्टूडेंट ये क्या है, इसमें 2 तरह के बैंड्स हैं, ब्लैक बैंड्स एंड वाइट बैंड्स, ठीक है। ब्लैक बैंड्स हैं और उसके दरमियान क्या है, वाइट बैंड्स। तो इसमें जो वाइट बैंड्स हैं, तो वाइट बैंड्स जो है कार्बन के एटम्स को इंडिकेट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कार्बन होता है उसमें ग्रेफाइट में, तो वाइट बैंड जो है कार्बन के एटम्स को जाहिर कर रहे हैं, और जो ब्लैक बैंड हैं दे आर द एम्प्टी स्पेसेस। तो स्टूडेंट दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ ग्रेफाइट, दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ ग्रेफाइट। तो इसमें ग्रेफाइट का जो इमेज ये आया है हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने
15 मिलियन टाइम्स बड़ा करके दिखाया उसको, 15 मिलियन टाइम्स इन्हेंस करके बड़ा करके उसने दिखाया है इसको। तो इसके 2 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट इसके इमेज के। फर्स्ट पॉइंट, द फिगर शोज, ये फिगर हमें दिखा रही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफ ऑफ पीस ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का पीस है, टुकड़ा है ग्रेफाइट का, तो ये उसकी हमने इमेज ली है, पिक्चर ली है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, विच हैज़ बीन मैग्नीफाइड अबाउट 15 मिलियन टाइम्स। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने 15 मिलियन टाइम्स उसको मैग्नीफाइड करके बड़ा करके दिखाया है ग्रेफाइट के पीस को। बड़ा अहम पॉइंट, यानी बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड करके हम चीज़ों को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखें 15 मिलियन टाइम्स, 15 मिलियन टाइम्स, बहुत ही बिग वैल्यू, बड़ा नंबर है ये। उसका नेक्स्ट है द ब्राइट बैंड्स इन द फिगर आर लेयर्स ऑफ कार्बन। और ये जो ब्राइट बैंड्स हैं, वाइट बैंड्स हैं, ये वाइट बैंड दीज आर द एटम्स ऑफ कार्बन। तो उसमें ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो गया। फोर्थ हेडिंग, इंट्रोडक्शन, लिमिटेशंस ऑफ ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फोर्थ हेडिंग इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ ग्रेफाइट। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि एक्स रे स्टडीज़ हुई हैं, एटम की एक्स रे स्टडीज़ हुई, तो उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली वो देखते हैं हम नेक्स्ट। तो स्टूडेंट आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिजल्ट्स ऑफ एक्स रे वर्क। तो उसमें 20th सेंचुरी में, 20वीं सदी में 20th सेंचुरी में एटम के ऊपर एक्स रे से उसकी स्टडी की गई एटम की। तो एक्स रेस की मदद से स्टडी जो की जाती है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है XRD, एक्स-रे डिफ्रैक्शन। एक्स-रे डिफ्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट से हम एक्स रेस वहाँ इस्तेमाल करते हैं XRD में। और एक्स रेस की मदद से जब एटम की स्टडी की गई 20th सेंचुरी में, 20वीं सदी में, तो उस समय क्या इंफॉर्मेशन मिली उससे हम स्टूडेंट ये, तो एक तो हमने डायमीटर ऑफ एटम, डायमीटर फाइंड आउट किया कि एटम का डायमीटर कितना होता है। तो उसमें डायमीटर क्या होता है, डायमीटर मीन जैसे फर्स्ट करें ये एक एटम है, तो इस एटम का ये सेंटर है, तो यहाँ से बाउंड्री से सेंटर से होते हुए ये दूसरी यहाँ तक ये पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इट इज़ कॉल्ड द डायमीटर। इसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो एटम का जो डायमीटर फाइंड आउट किया गया, तो कितना है डायमीटर, एक्स-रे स्टडी से जो डायमीटर आया वो था 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 मीटर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 मीटर ये डायमीटर, एवरेज डायमीटर यानी एटम का फाइंड आउट किया गया। एटम तो स्टूडेंट बहुत सारे स्मॉल एटम भी होते हैं, थोड़े से एटम बिग भी होते हैं। तो जैसे आपने स्टडी की हुई है, जैसे हम किसी ऊपर से नीचे आते हैं, किसी भी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे हम लेफ़्ट राइट मूव करते हैं किसी पीरियड में तो एटम का साइज या डिक्रीज़ होता जाता है। तो लेकिन ये डायमीटर है या साइज़ कह सकते हैं, ये जो डायमीटर साइज एवरेज यानी फाइंड आउट किया, एवरेज उसका है ये। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 0.2 नैनोमीटर होगा। अगर आप इसको आंगस्ट्रम में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ 2 आंगस्ट्रम बनेगा। तो ये स्टडी की डायमीटर ऑफ एटम, ये वैल्यू स्टूडेंट आप याद करेंगे, MCQs के हवाले से बहुत अहम है। तो एटम का डायमीटर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 मीटर या फिर 0.2 नैनोमीटर या फिर जस्ट 2 एंगस्ट्रॉम। कन्वर्जन आपको आनी चाहिए बिल्कुल आसान। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के होता है और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। ये वैल्यूज़ आप याद कर लेंगे। तो ये कन्वर्जन हुई हैं। उसके बाद स्टूडेंट एक्स-रे स्टडीज़ की मदद से, एक्स-रे के वर्क की मदद से मैसेज ऑफ एटम्स भी फाइंड आउट किए गए। तो जो मैस आया एटम का वो कितना था जी, एवरेज जो मैस आया एटम का वो था 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25, यानी इस रेंज में, ये जो रेंज है तकरीबन तमाम एटम्स का जो मैस है इसी रेंज में जो है लाई करता है, पाया जाता है। तो केजी किलोग्राम इसके यूनिट हैं। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में और मिलीग्राम में भी कन्वर्ट करके आप ये वैल्यूज़ याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अगर आपने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो
तो कैसे करेंगे आपको पता ही है, ये बिल्कुल आसान सी बात है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो 1000 को आप लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -3। तो 1 kg इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -3 ग्राम। ठीक, तो ये आपका होगा, सॉरी 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम्स, -3 नहीं 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम्स, यानी 1000 के 1 kg 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम, 1 kg को 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम। तो इसमें से आप करेंगे कन्वर्ट अगर करेंगे तो आप 10 रेज़ टू पावर 3 इसमें से आप इसको बढ़ाते जाएंगे। तो देखें -27 था, तो 3 इंक्रीज़ कर दिया, तो इंक्रीज़ होने से -24 हो गया, और ये हो गया -22। तो ग्राम में कितना बनेगा, जो इसका मैस बनेगा 10 रेज़ टू पावर -24 से लेके 10 रेज़ टू पावर -22, इस रेंज में मैस होगा एटम का ग्राम्स में। और सिमिलरली अगर आपने मिलीग्राम में करना है तो मिलीग्राम में तो वो भी सेम इसी तरह करेंगे। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 3 मिलीग्राम। 1 ग्राम में 10 रेज़ टू पावर 3 यानी 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो मज़ीद आप 10 रेज़ टू पावर 3 जो है इसमें इंक्रीज़ करेंगे तो ये बन जाएगा -21 और ये हो जाए -19। तो ये तीनों वैल्यूज़ आप याद कर लेंगे, किलोग्राम में भी, ग्राम में भी और मिलीग्राम में भी। व्हाट इज़ द मैस ऑफ एन एटम। और स्टूडेंट मैसेज फाइंड आउट किए गए एटम के, ठीक है, AMUs में भी। तो कितना बनेगा AMU में स्टूडेंट, तो AMU में देखिए 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -27 किलोग्राम। तो ये फाइंड आउट किया गया। उसके बाद ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 10 रेज़ टू पावर 3 कम कर दें, तो 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम होगा 1 AMU इज इक्वल टू, एंड 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -21 मिलीग्राम। तो तीनों में आप याद कर लेंगे, किलोग्राम में भी, ग्राम में भी और मिलीग्राम में भी 1 AMU इज इक्वल टू दीज वैल्यूज़। तो MCQs है सारा, इसमें MCQs के हवाले से बहुत अहम है सारी बातें, ये सारे MCQs, कोई एक अद्धा MCQ इसमें से आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आफ्टर दैट स्टूडेंट कॉन्सिक्वेंस क्या रिजल्ट है जी हमारे डिस्कशन के। तो क्या डिस्कशन शोज दैट, इस सारी डिस्कशन से हमें ये पता लगा है कि एटम्स जो एग्जिस्ट, एटम जो है पाए जाते हैं, एविडेंस है एटम की, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से ये प्रूव हुई है एविडेंस ऑफ एन एटम। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, और एटम्स जो हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में। तो स्टूडेंट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं अबाउट एटम कि कितना स्मॉल है एटम। एटम इज़ वेरी स्मॉल। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एन एटम, कह रहा है फुल स्टॉप may have 2 million एटम प्रेजेंट इन इट। अगर आपका एक फुल स्टॉप है, जैसे फुल स्टॉप आप लगाएं, एक फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन एटम्स मौजूद होते हैं। और आफ्टर दैट टेक अ डीप ब्रीथ, यू जस्ट ब्रीथ 10 रेज़ टू पावर 5 मिलियन एटम्स। तो कह रहा है जब आप एक लंबा सांस लेते हैं, डीप ब्रीथ लेते हैं, तो आप सांस के साथ कितने एटम्स अंदर ले जाते हैं, 10 रेज़ टू पावर 5 मिलियन एटम्स। 10 रेज़ टू पावर 5 मिलियन एटम्स जो हैं, आप जब एक लंबा सांस लेते हैं तो इतने एटम्स जो हैं गैस के हमारी बॉडी में इनहेल हो जाते हैं। तो सर ये हमारा टॉपिक हो गया मुकम्मल, एविडेंस ऑफ एटम एंड एविडेंस ऑफ एटम। तो सर ये जो टॉपिक है ना, एटम एंड एविडेंस ऑफ एटम, ये जस्ट आपने MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद करेंगे। इसको 2-3 दफ़ा अच्छी तरह पढ़ेंगे फॉर MCQs। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर शॉर्ट क्वेश्चन बन सके तो इसमें से डाल्टन कॉन्सेप्ट, या फिर आपसे पूछे जा सकते हैं, डाल्टन कॉन्सेप्ट हो गया तो यही पूछा जाएगा, डाल्टन का अहम है ज़्यादा ही। तो मज़ीद इसमें से देखते हैं MCQs के हवाले से बहुत ही अहम है ये टॉपिक एटम का। तो कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखते हैं इस टॉपिक के। तो कह रहा है एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप कैन मेजर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू, क्या जो आम हमारे पास ऑर्डिनरी आम जो हमारा माइक्रोस्कोप होती है उससे हम कितने साइज़ का ऑब्जेक्ट जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसकी पैमाइश कर सकते हैं। तो ऑप्शंस 100 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर एंड 500 नैनोमीटर। तो अभी हम ये डिस्कस करके आए हैं, तो आंसर विल बी
500 nanometers. After that, next question, the size of an atom is in the range of. तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं एटम का जो साइज है किस रेंज में होता है, तो हम पढ़ के आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर. आंसर विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर. आफ्टर दैट नेक्स्ट MCQ, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू डैश डैश मीटर. 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो अभी हम डिस्कस कर के आए हैं 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर होते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में. आफ्टर दैट 1 AMU इज इक्वल टू डैश kg. 1 AMU यानी एटॉमिक मैस यूनिट कितने किलोग्राम के kg के इक्वल होगा, तो आंसर विल बी 1.661 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -27. तो स्टूडेंट ये हमने डिस्कस कर लिए इंपॉर्टेंट MCQs एटम के बारे में. तो स्टूडेंट इसको हम आप अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ठीक है. तो उम्मीद है स्टूडेंट लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, वेरी बेसिक लेक्चर. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल को स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.